आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद पूनिया सर पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम चैप्टर कर रहे थे थ्री फेज मोटर के बारे में। थ्री फेज मोटर की 2 क्लासें हमने कर ली हैं। आज हमारी क्लास नंबर 3 होगी। तो आज हम थ्री फेज मोटर के अंदर पढ़ेंगे भाई थ्री फेज मोटर की गति नियंत्रण कैसे की जाती है, कौन कौन सी विधि उसके लिए अपनाई जाती है, थ्री फेज मोटर को चलाने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्टार्टर प्रयोग किए जाते हैं, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 2 क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को और हमारे साथ जुड़े रहना। और जो आज की क्लास हमारी है काफी इंपॉर्टेंट क्लास है सभी टेक्निकल भर्तियों के लिए, और जो बच्चे इलेक्ट्रीशियन प्लस वायरमैन ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए काफी उपयोगी क्लास है। तो आपने क्लास पूरी देखनी है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं थ्री फेज मोटर की गति नियंत्रण हम कैसे करते हैं, कौन कौन सी विधि उसके लिए अपनाते हैं। चैप्टर था थ्री फेज मोटर। थ्री फेज मोटर में आज हम पढ़ेंगे थ्री फेज मोटर की गति नियंत्रण किस किस विधि के द्वारा की जाती है। तो थ्री फेज मोटर की गति नियंत्रण थ्री फेज मोटर गति नियंत्रण आज हम इसके बारे में पढ़े भाई थ्री फेज मोटर की गति नियंत्रण कैसे की जाती है। तो इसमें जो सबसे पहले हमारे पास है तो सबसे पहले हमारे पास अभी वोल्टेज परिवर्तन द्वारा पहली विधि हमारे पास है वोल्टेज परिवर्तन द्वारा। तो वोल्टेज परिवर्तन द्वारा कैसे होते हैं, वोल्टेज में परिवर्तन करने से वोल्टेज में परिवर्तन करने से वोल्टेज में परिवर्तन करने से टॉर्क में परिवर्तन होगा। वोल्टेज में परिवर्तन करने से टॉर्क में परिवर्तन होगा। टॉर्क में परिवर्तन होगा। और टॉर्क में परिवर्तन के कारण टॉर्क में परिवर्तन के कारण टॉर्क में परिवर्तन के कारण गति में परिवर्तन होगा। गति में परिवर्तन होगा। तो हमारी पहली विधि कौन सी हुई, वोल्टेज परिवर्तन द्वारा। तुम जब हम क्या करेंगे, जब मोटर को हम जो वोल्टेज देते हैं अगर उस वोल्टेज के अंदर हम क्या करेंगे परिवर्तन करेंगे तो वोल्टेज में परिवर्तन के कारण टॉर्क में परिवर्तन होगा। और टॉर्क में परिवर्तन के कारण क्या हो जाएगी हमारी भाई गति नियंत्रित हो जाएगी या गति में परिवर्तन होगा। तो हमारे पास टॉर्क क्या होता है, टॉर्क समानुपाती होता है हमारे पास वोल्टेज के स्केयर के। तो जो हमारे टॉर्क होता है क्या होता है, समानुपाती होता है वोल्टेज के स्केयर के समानुपाती होता है। तो टो बराबर हमारा क्या होता है, टो समानुपाती वी स्केयर क्या होता है, वी स्केयर होता है। जब हम क्या करेंगे वोल्टेज के अंदर परिवर्तन करेंगे तो हमारा किसमें परिवर्तन होगा, टॉर्क में परिवर्तन होगा। और टॉर्क में परिवर्तन के कारण क्या होगा हमारे पास गति में परिवर्तन होगा। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा,
v बराबर अंडर द रूट टो। ये हो जाएगा हमारे पास इस फॉर्मूले से। तो हम आगे क्या लिखेंगे, सीधा वोल्टेज में परिवर्तन से सीधा सीधा वोल्टेज में परिवर्तन से सीधा वोल्टेज में परिवर्तन से गति में परिवर्तन नहीं होता। गति में परिवर्तन नहीं होता। क्या भाई, जब हम क्या करते हैं, सीधा वोल्टेज के अंदर परिवर्तन करते हैं तो उससे गति में हमारे पास क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। तो हमारे पास क्या होता है, जब हम वोल्टेज के अंदर परिवर्तन करते हैं तो हमारे क्या होता है, टॉर्क के अंदर परिवर्तन होता है। और टॉर्क में परिवर्तन के कारण ही हमारी क्या होती है भाई, गति में परिवर्तन होता है। वोल्टेज परिवर्तन से वोल्टेज परिवर्तन से वोल्टेज परिवर्तन से टॉर्क में परिवर्तन होता है। टॉर्क में परिवर्तन होता है जिसके कारण गति में परिवर्तन होता है। गति में परिवर्तन होता है। गति में परिवर्तन होता है। तो ये हमारे पास पहली विधि थी। तो पहली विधि में हमने क्या लिखा भाई, वोल्टेज परिवर्तन द्वारा क्या करते हैं हम, जब मोटर को जो सप्लाई दी जाती है अगर उसके अंदर हम परिवर्तन करते हैं तो वोल्टेज में परिवर्तन करने से टॉर्क के अंदर परिवर्तन होता है। और टॉर्क में परिवर्तन के कारण हम क्या कर सकते हैं, गति को नियंत्रित कर सकते हैं या परिवर्तित कर सकते हैं। तो टॉर्क समानुपाती क्या होता है हमारे पास, तो टॉर्क समानुपाती होता है वोल्टेज के स्केयर के। तो टो समानुपाती क्या होगा, वोल्टेज स्केयर। तो यहां से क्या होता है, वी बराबर हमारे क्या हो जाएगा भाई, अंडर द रूट टो। क्या हो जाएगा, अंडर द रूट टो हो जाएगा हमारे पास। और सीधा वोल्टेज में परिवर्तन से गति में परिवर्तन नहीं होता। वोल्टेज में परिवर्तन के कारण टॉर्क में परिवर्तन होता है और जिसके कारण हमारा क्या होता है भाई, गति में परिवर्तन होता है। ये हमारे पास पहली विधि है। दूसरी विधि हमारे पास है पोलों द्वारा। तो दूसरी विधि हमारे पास कौन सी है, पोल परिवर्तन विधि। पोल परिवर्तन विधि। दूसरी हमारे पास कौन सी है, पोल परिवर्तन विधि। पोलों में परिवर्तन करके मोटर की गति परिवर्तन की जा सकती है। क्या पोलों में परिवर्तन करने से मोटर की गति में परिवर्तन किया जा सकता है। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो स्पीड होती है मोटर की वो हमारे पास होती है एनएस। एनएस बराबर हमारे पास क्या होता है, 120 F/P। ये हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड होती है। एनएस हमारे पास क्या है, सिंक्रोनस गति। पी हमारे पास है पोल। एफ हमारे पास है आवर्ती।
तो ये हमारे पास है, पोल में परिवर्तन करने से क्या होगा, तो यहां से हमारे पास NS समानुपाती क्या है, F। NS समानुपाती क्या है, F। अगर हम आवृत्ति बढ़ाएंगे तो हमारी सिंक्रोनस स्पीड क्या करेगी, बढ़ेगी। दूसरा हमारे पास है NS उल्टे अनुपात में होती है किसके, पोल के। तो क्या है, जब हम पोलों की संख्या बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जब हम पोलों की संख्या बढ़ाएंगे तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब पोलों की संख्या कम करेंगे तो सिंक्रोनस स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, ज्यादा। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, NS ज्यादा है, क्या है, NS ज्यादा, तो इसका मतलब क्या है भाई, पोल उसके अंदर कम है। अगर हमारे पास NS क्या है, कम है, तो इसका मतलब पोल क्या है, ज्यादा हो सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है गति नियंत्रण का, पोल के द्वारा। अगर मोटर के अंदर हमने ज्यादा पोल स्थापित कर दिए तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हमने पोलों की संख्या कम रखी है तो स्पीड क्या होगी, हमारी ज्यादा होगी। तो दूसरा हमारे पास ये था भाई, पोल परिवर्तन द्वारा पोलों में परिवर्तन करके मोटर की गति परिवर्तन की जा सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड क्या होती है मोटर की, NS बराबर में 120 F/P। NS हमारे पास है सिंक्रोनस गति, P हमारे पास है पोल, और F हमारे पास है आवर्ती। तो NS समानुपाती क्या होगी भी, आवर्ती। अगर हमने आवर्ती बढ़ाई है तो हमारी स्पीड भी बढ़ेगी, अगर हमने आवर्ती घटाई है तो स्पीड भी क्या करेगी, घटेगी। दूसरा हमारे पास क्या है, NS उल्टे अनुपात में है पोल के। अगर हमने पोलों की संख्या बढ़ा दी तो सिंक्रोनस गति कम हो जाएगी, अगर पोलों की संख्या घटा दी तो सिंक्रोनस गति क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये थी हमारे पास दूसरी विधि, पोल परिवर्तन द्वारा। तीसरी हमारे पास है आवर्ती परिवर्तन। तीसरी हमारे पास कौन सी है, आवर्ती परिवर्तन। तीसरी हमारे पास है आवर्ती परिवर्तन। आवर्ती में परिवर्तन करके आवर्ती में परिवर्तन करके आवर्ती में परिवर्तन करके गति में परिवर्तन किया जाता है। तो क्या आवर्ती में परिवर्तन करके गति में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन आवर्ती में परिवर्तन करना क्या होता है, मुश्किल होता है। आवर्ती में परिवर्तन करना, आवर्ती में परिवर्तन करना आवर्ती में परिवर्तन करना मुश्किल होता है। इसमें परिवर्तन के लिए हमारे पास आवर्ती में परिवर्तन के लिए आवर्ती में परिवर्तन के लिए साइक्लो कन्वर्टर की जरूरत होती है। आवर्ती में परिवर्तन के लिए आवर्ती में परिवर्तन के लिए साइक्लो कन्वर्टर की जरूरत होती है। जब हमने आवर्ती में परिवर्तन करना हो तो हमारे पास किसकी जरूरत होती है, साइक्लो कन्वर्टर की। साइक्लो कन्वर्टर की जरूरत होती है। पूछ लिया जाता है इस गति में परिवर्तन करने के लिए हमारे पास किसमें प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग जलयानों में किया जाता है। आवर्ती में जो परिवर्तन किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, जलयानों में। जो हमारी
जलयानों में जहाज चलती है उसके अंदर जो मोटर प्रयोग होती है वहां पे क्या किया आता है, आवृत्ति में परिवर्तन किया आता है। तो आवृत्ति में परिवर्तन होने से क्या होगा, अगर एनएस हमारे पास क्या है, अगर हमने क्या किया है, आवृत्ति को बढ़ाया है, क्या किया है, आवृत्ति को बढ़ाया, तो हमारी एनएस भी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो यहां से हमारे पास क्या होता है भाई, एनएस बराबर में 120F/P। तो आवृत्ति की क्या होती है, सीधे अनुपात में होती है। अगर आवृत्ति बढ़ाई तो हमारी स्पीड भी क्या करेगी, बढ़ेगी। अगर हमने आवृत्ति को क्या किया है, कम किया है, तो हमारी एनएस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आवृत्ति में परिवर्तन करना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो ये हमारे पास था तीसरा, आवृत्ति में परिवर्तन के द्वारा। आवृत्ति में परिवर्तन करने से हम मोटर की गति में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। आवृत्ति में परिवर्तन करना क्या होता है, मुश्किल होता है। अगर हमने आवृत्ति में परिवर्तन करना हो तो हमारे पास क्या होना चाहिए, साइक्लो कन्वर्टर की जरूरत पड़ती है। पूछ लिया तभी आवृत्ति में परिवर्तन करके मोटर गति नियंत्रण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो उसका प्रयोग किया जाता है जलयानों में। तो हमारे पास क्या होता है, एनएस बराबर में 120F/P होता है। अगर हमने आवृत्ति बढ़ा दी तो हमारी स्पीड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हमने आवृत्ति को कम कर दिया तो स्पीड भी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये थी हमारे पास तीसरी विधि। अब चौथी विधि हमारे पास है रोटर प्रतिरोध विधि। तो 4 नंबर पे हमारे पास है, चौथी विधि हमारे पास है रोटर प्रतिरोध विधि। रोटर प्रतिरोध विधि, इस विधि का प्रयोग केवल स्लिप रिंग मोटर के अंदर किया जाता है। तो पूछ लिया जाता भाई, रोटर प्रतिरोध विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो रोटर प्रतिरोध विधि का प्रयोग स्लिप रिंग मोटर के अंदर किया जाता है। इस विधि का प्रयोग इस विधि का प्रयोग इस विधि का प्रयोग स्लिप रिंग मोटर में किया जाता है। स्लिप रिंग मोटर में किया जाता है। रोटर में प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। रोटर में प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है, जिससे इसकी गति क्या होती है, नियंत्रित होती है। क्या होता है, इस विधि का प्रयोग स्लिप रिंग मोटर के अंदर किया जाता है। रोटर में प्रतिरोध प्रयोग किया जाता है, और जिससे क्या होती है, हमारी भाई गति परिवर्तन हो जाती है। तो इसका नुकसान क्या है, इसकी परिचालन लागत अधिक है। इसकी परिचालन लागत अधिक है। परिचालन लागत अधिक है। तो हमारे पास चौथी विधि है रोटर प्रतिरोध विधि। इस विधि का प्रयोग स्लिप रिंग मोटर में किया जाता है। रोटर के अंदर प्रतिरोध डाला जाता है, और प्रतिरोध में परिवर्तन के कारण क्या होता है, मोटर में जो गति होती है उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और इसका जो प्रारंभिक परिचालन लागत होती है क्या होती है भाई, वो अधिक होती है। इसकी परिचालन लागत क्या होती है, अधिक होती है। अब 5 नंबर पे जो हमारे पास विधि है वो हमारे पास कैस्केड विधि है। तो 5 नंबर हमारे पास कौन सी विधि है, कैस्केड विधि। इस विधि में क्या होता है, इस विधि के अंदर 2 स्लिप रिंग मोटरों का प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता है, इस विधि में इस विधि में 2 मोटरों का प्रयोग किया जाता है। 2 मोटरों का प्रयोग किया जाता है। दो मोटरों का प्रयोग
किया जाता है। एक के बाद दूसरी मोटर जुड़ी होती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद दूसरी मोटर जुड़ी होती है, एक के बाद दूसरी मोटर जुड़ी होती है। दोनों मोटरों में पोलों की संख्या अलग अलग होती है। दोनों मोटरों में पोलों की संख्या अलग अलग होती है। दोनों मोटरों में पोलों की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। तो ये विधि हमारे पास कैसे होती है? तो इसमें हमने क्या लिखा है? इसके अंदर दो मोटरों का प्रयोग किया जाता है। कितनी मोटरों का प्रयोग किया जाता है? ये हमारे पास है M1 और ये हमारे पास है मोटर नंबर 2। यहाँ पे क्या इनकी कपलिंग, यहाँ पे हमने क्या कर रखी है? कपलिंग कर रखी है। यहाँ पे क्या होती है हमारी? इनपुट, और इनपुट कौन सी? विद्युत ऊर्जा। क्या देते हैं हम इसको? इनपुट में देते हैं विद्युत ऊर्जा और आउटपुट में हमें क्या मिलती है? यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? यांत्रिक ऊर्जा। यहाँ पे हमारी क्या है? आउटपुट। आउटपुट में हमें क्या मिलती है? यांत्रिक ऊर्जा। तो ये हमारी क्या हुई? कैस्केड विधि है। इस विधि के अंदर दो मोटरों का प्रयोग किया जाता है और दोनों मोटरों में जो पोलों की संख्या होती है वो क्या होती है? दोनों में अलग अलग होती है। तो हमारे पास यहाँ से गति क्या हो जाएगी? तो गति का सूत्र हमारे पास होता है NS बराबर में 120F/P था। तो यहाँ पे हमने दो मोटर प्रयोग किया है और दोनों मोटरों के अंदर पोलों की संख्या क्या है? अलग अलग। तो इसलिए क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2। तो यहाँ से पोलों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जिससे मोटर की गति क्या हो जाएगी? हमारे पास नियंत्रित हो जाएगी। ये हमारे पास 5 विधि थी मोटर गति नियंत्रण की। मोटर की गति नियंत्रित करनी हो तो हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो सबसे पहले हमने पढ़ी है मोटर गति नियंत्रण के अंदर हमने पढ़ा भाई पहली विधि वोल्टेज परिवर्तन द्वारा। वोल्टेज में परिवर्तन करने से टॉर्क में परिवर्तन होता है। क्या होता है भाई? वोल्टेज में परिवर्तन करने से टॉर्क के अंदर परिवर्तन होता है और टॉर्क में परिवर्तन के कारण हमारी क्या होती है? गति नियंत्रित होती है। तो टॉर्क समानुपाती किसके होता है? वोल्टेज स्केयर के होता है। तो टॉर्क समानुपाती वोल्टेज स्केयर के। तो V बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? अंडर द रूट टॉर्क। तो सीधा वोल्टेज में परिवर्तन से गति में परिवर्तन नहीं होता। वोल्टेज में परिवर्तन करके हम किस में परिवर्तन करते हैं? टॉर्क के अंदर परिवर्तन करते हैं, जिससे हमारी क्या होती है? गति में परिवर्तन हो जाता है। दूसरी हमारे पास भी पोल परिवर्तन विधि। पोल परिवर्तन विधि क्या होती है? पोलों में परिवर्तन करने से हम गति में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। अगर किसी मोटर के अंदर हमने पोलों की संख्या बढ़ा दी है तो मोटर की गति कम हो जाएगी। अगर पोलों की संख्या घटा दी है तो मोटर की गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि जो सिंक्रोनस स्पीड होती है वो पोलों के उल्टे अनुपात में होती है। तो NS उल्टे अनुपात में किसकी होती है? पोलों के। तीसरी हमने पढ़ी भी आवृत्ति में परिवर्तन है। तो आवृत्ति में परिवर्तन करना क्या नहीं होता? आसान नहीं होता। क्या नहीं होता? आसान नहीं होता। इसको में परिवर्तन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? साइक्लो कन्वर्टर होना चाहिए। तो पूछा था भी आवृत्ति में परिवर्तन करके मोटर गति नियंत्रण कहाँ पे किया जाता है? तो जलयानों में इसका प्रयोग किया जाता है। और आवृत्ति हमारी क्या होती है? आवृत्ति होती है स्पीड के समानुपाती। अगर हमने आवृत्ति बढ़ाई है तो हमारे पास स्पीड भी बढ़ेगी, अगर आवृत्ति घटाई है तो स्पीड भी क्या करेगी? घटेगी। चौथी हमारे पास विधि थी भी रोटर प्रतिरोध विधि।
इस विधि का प्रयोग स्लिपिंग मोटर में किया जाता है। केवल इस विधि का प्रयोग स्लिपिंग मोटर के अंदर किया जाता है। उस मोटर के रोटर के अंदर प्रतिरोध लगाया जाता है और रोटर में जो प्रतिरोध लगाया जाता है, प्रतिरोध में परिवर्तन के कारण क्या होता है, मोटर की गति परिवर्तन होती है और इसकी परिचालन लागत क्या होती है, अधिक होती है। पांचवी विधि हमारे पास थी कैस्केड विधि। तो इस विधि में दो मोटरों का प्रयोग किया जाता है, एक के बाद दूसरी मोटर जुड़ी होती है। दोनों मोटरों में पोलों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। इनपुट देते हैं विद्युत ऊर्जा और यहाँ पे हमने मोटरों को क्या कर रखा है, कपलिंग कर रखा है। आउटपुट हमें क्या मिलेगी, यांत्रिक ऊर्जा। तो एनएस बराबर हमारी क्या हो जाएगी, 120 एफ बाय P1 प्लस में P2, क्योंकि दोनों मोटरों की जो हमने पोलों की संख्या ली, वो क्या ली है, अलग अलग ली है। अब अगला टॉपिक हमारे पास भी, मोटर को स्टार्ट करने के लिए किन किन स्टार्टरों का प्रयोग किया जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे वही स्टार्टर। तो जो सबसे पहले स्टार्टर हमारे पास है DOL। तो पहला स्टार्टर हमारे पास कौन सा है, DOL। एक तो इसका प्रयोग पूछा जाता है, DOL स्टार्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो स्टार्टर का प्रयोग 3 फेज मोटर AC को चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है भाई, इस स्टार्टर को कितने HP की मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। और क्या पूछा जाता है भाई, DL की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो DOL की हमारी फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्ट ऑन लाइन। तो इसकी फुल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है हमारे पास डायरेक्ट ऑन लाइन। डायरेक्ट ऑन लाइन। तो डायरेक्ट ऑन लाइन का मतलब है, ये जो प्रारंभिक धारा होती है उसको क्या नहीं करता भाई, कम नहीं करता। तो क्या नहीं करता, डायरेक्ट ऑन लाइन है, ये सीधी जो हमारी सप्लाई आती है या जो लाइन की जो हमारी सप्लाई आती है उसको सीधा ही क्या कर देता है, मोटर को सप्लाई दे देता है। इसलिए क्या नहीं करता भाई, जो प्रारंभिक धारा होती है उसको क्या नहीं करता भाई, नियंत्रित नहीं करता। तो इसके अंदर हम लिखते हैं भाई क्या क्या होता है, इसका प्रयोग 2 HP से लेकर 5 HP तक की मोटरों में किया जाता है। मोटरों में किया जाता है। पहला पॉइंट तो हमने याद रखना इसका। तो मेन पॉइंट लिखेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगे, काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसका प्रयोग 2 HP से लेकर 5 HP तक की मोटरों में किया जाता है। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, इसमें 2 बटन होते हैं। इसके अंदर इसमें 2 बटन होते हैं। क्या होते हैं, 2 बटन होते हैं। तो दोनों बटनों के बारे में पता होना चाहिए। 2 बटन होते हैं। तो 2 बटन कौन से होते हैं हमारे, तो एक तो होता है हमारे पास स्टॉप, बंद करने का। स्टॉप बटन का रंग कैसा होता है, स्टॉप रंग होता है इसका लाल। क्या होता है, रंग होता है इसका लाल। कैसा रंग होता है, लाल। दूसरा हमारे पास होता है स्टार्ट। दूसरा बटन हमारे पास कौन सा होता है, स्टार्ट। तो स्टार्ट रंग का रंग पूछा जाता है कैसा होता है, तो स्टार्ट का जो रंग होता है हमारे पास कौन सा होता है, हरा होता है। कौन सा होता है, हरा होता है। और क्या पूछा जाता है भाई, स्टॉप बटन के बारे में पूछा है, कैसे होता है, तो ये होता है हमारे पास NC। क्या होता है, NC होता है। तो NC का मतलब होता है हमारे पास नॉर्मली क्लोज्ड। और हरा रंग हमारे पास क्या होता है भाई, NO होता है। क्या होता है, NO। NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। नॉर्मली ओपन। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बटन से कि भाई, तो स्टॉप बटन का रंग कैसा होता है, तो स्टॉप बटन का जो रंग होता है हमारे पास कैसा होता है, लाल रंग का। और पूछा जाता है भाई स्टॉप बटन होता किस स्थिति में है, तो जो स्टॉप बटन होता है हमारा होता है NC। नॉर्मली क्या होता है, बंद होता है। नॉर्मली क्या होता है भाई, क्लोज होता है। सामान्य रूप से क्या रहता है, बंद रहता है। स्टार्ट बटन का रंग पूछा जाता है कैसा होता है, हरे रंग का होता है। और नॉर्मली क्या होता है, ओपन होता है। क्या होता है भाई, जो हमारा स्टार्ट बटन वो नॉर्मली क्या होता है, ओपन होता है। तो ये क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे जाते हैं। अगला इसके अंदर क्या पूछा जाता है भाई, तो इसमें अगला पॉइंट हमारा क्या है, ये हमने लिख लिया। इसमें अगला जो पॉइंट हमारा है,
इस स्टार्टर में लाइन वोल्टेज को कम नहीं किया था। स्टार्टर में लाइन वोल्टेज को कम नहीं किया जाता। क्या था भाई? स्टार्टर में लाइन वोल्टेज को कम नहीं किया जाता है। और क्या होता भाई? सुरक्षा के लिए एनवीसी लगी होती है। एनवीसी लगी होती है। एनवीसी हमारे पास क्या होती है? 9 वोल्ट क्वाइल। तो हमारे पास एनवीसी क्या होती है भाई? 9 वोल्ट क्वाइल होती है। और ये सुरक्षा किससे करती है? हमारी ओवरलोड से क्या करती है? सुरक्षा करती है। सुरक्षा किससे करती है? ओवरलोड से सुरक्षा। किससे करती है? ओवरलोड से सुरक्षा। किससे करती है? ओवरलोड से सुरक्षा करती है। और क्या होता है इसके अंदर? तो इसके अंदर क्या होते हैं भाई? इसके अंदर 4 संयोजक बिंदु होते हैं। कितने होते हैं? इसके अंदर 4 संयोजक बिंदु होते हैं। इसके अंदर 4 संयोजक बिंदु होते हैं। क्या? इसके अंदर 4 संयोजक बिंदु होते हैं। 4 संयोजक बिंदु होते हैं। 4 संयोजक बिंदु होते हैं। इसका प्रयोग वहां पे किया जाता है। फुल स्लीव स्टार्टर का प्रयोग कहां किया जाता है? इसका प्रयोग वहां पर किया जाता है। जहां स्टार्टिंग धारा को कम नहीं करना होता। ये हमारे पास क्या भाई? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। तो इसके अंदर हमने जो मेन पॉइंट थे वो सारे लिख लिए हैं, जो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। सारे पॉइंट पेपर के अंदर पूछे हुए हैं। तो पहला तो क्वेश्चन ये भी, डीएल स्टार्टर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डीएल होता भाई डायरेक्ट ऑनलाइन। और इसका प्रयोग पूछा जाता है कहां तक किया जाता है? तो 2 एचपी से लेकर 5 एचपी तक की जो मोटर होती है वहां पे हमारे किसका प्रयोग किया जाता है? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। फिर पूछा जाता है इसमें कितने बटन होते हैं? इसके अंदर 2 बटन होते हैं हमारे। एक होता है हमारे पास स्टॉप बटन है। स्टॉप बटन का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और नॉर्मली क्या रहता है? वो क्लोज रहता है। नॉर्मली क्या रहता है? बंद। दूसरा हमारे पास जो बटन होता है वो होता है स्टार्ट का बटन है। और स्टार्ट बटन का रंग कैसा होता है? लाल रंग का बटन होता है। और नॉर्मली क्या रहता है? ओपन। स्टार्टर में लाइन वोल्टेज को कम नहीं किया जाता। सुरक्षा के लिए एनवीसी लगी होती है। एनवीसी क्या होती है? 9 वोल्ट क्वाइल होती है। और सुरक्षा किससे करती है? ओवरलोड से। इसके अंदर 4 संयोजक बिंदु होते हैं। इसका प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां स्टार्टिंग धारा को कम नहीं किया जाता। अब हम देखते हैं इसका डायग्राम कैसा होता है। तो आगे हम इसका डायग्राम बना रहे हैं भाई। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का क्या कर रहे हैं? हम डायग्राम बना रहे हैं। ये हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का डायग्राम बना रहे हैं। काफी सिंपल सा डायग्राम है।
ये हमारे किसका डायग्राम बना रहे हैं, हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का डायग्राम बना रहे हैं। तो जो जो चीजें हमने लिखी है उसके बारे में हम यहाँ पे डायग्राम के अंदर आपको दिखाएंगे। तो ये हमारे क्या भाई डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में हम इसका डायग्राम बना रहे हैं। ये हमारे पास आर है, ये वाई है और ये हमारे पास क्या है बी है। तो अब इसके हम क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं डी एल स्टार्टर के। तो ये हमारे पास कैसे चलता है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है रोटर है। तो अब इसके हम कनेक्शन करते हैं, हमारे पास क्या भाई डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर ये क्या करता है, प्रारंभिक धारा को क्या नहीं करता है, नियंत्रित नहीं करता है। इसके अंदर हमने 3 फेज का प्रयोग कर रखा है, आर वाई और डी। अब हम देखते हैं इसके कनेक्शन हम कैसे करते हैं। तो हमारे पास ये हमारे पास वाई फेज है, इस वाई फेज से हमारी एक तार निकलती है, ये वाई फेज वाली तार इसके अंदर कनेक्ट होती है, इसके अंदर कनेक्ट होती है। और यहां से जो हमारी आगे जो सप्लाई जाती है वो हमारी जाती है स्टार्ट बटन के अंदर। किसके अंदर जाती है, स्टार्ट बटन के अंदर चली जाती है। और इस स्टार्ट बटन से जो हमारी ये कॉन्टैक्ट है टीसी है थर्मल, इसके अंदर चली जाती है। किसके अंदर चली जाती है भाई, इसके अंदर चली जाती है। फिर हमारे पास क्या है, यहां से हमारे पास जो वाई फेज आता है, इस वाई फेज से हमारे पास किसके अंदर सप्लाई आती है, तो वाई फेज से हमारे पास आती है जो हमारा स्टॉप बटन होता है उसके अंदर। और इस स्टॉप बटन से हमारी जो सप्लाई आती है वो किस में आती है, तो इस से हमारी जो सप्लाई आती है वो हमारी किसके अंदर आती है, एनवीसी के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, एनवीसी के अंदर। ये हमने यहाँ से एनवीसी को सप्लाई दे दी है। इस एनवीसी से सप्लाई निकलकर हमारी कहाँ जाती है, तो इस एनवीसी से जो सप्लाई निकल के जाती है हमारी
हमारी जो इसका ये दूसरा पॉइंट है यहाँ पे चली जाती है। तो ये हमारे इस मोटर के क्या है, स्टार्टर के क्या भाई कनेक्शन है मोटर के साथ, किसके, स्टार्टर के इस मोटर के साथ क्या कर रखे हैं हमने, कनेक्शन कर रखे हैं। तो ये हमारे बीच में जो लगा हुआ हमारे पास क्या, ये हमारे पास एनवीसी है, ये हमारे पास एनवीसी है, ये हमारे पास है टीसी, क्या ये हमारे पास टीसी है। और जो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है स्टार्ट बटन, क्या है स्टार्ट बटन। और स्टार्ट बटन के बारे में हमने लिख लिया भाई, नॉर्मली क्या रहता है, ओपन रहता है, क्या रहता है नॉर्मली ओपन रहता है। और ये हमारे पास क्या भाई, ये हमारे पास है स्टॉप बटन, कौन सा है स्टॉप बटन, और इसके बारे में हमने लिख लिया भाई स्टॉप बटन क्या होता है। ये हमारे पास एनवीसी के बारे में हमने लिख लिया क्या होती है, हमारे पास 9 वोल्ट कॉइल होती है। तो ये काम कैसे करता है, तो जब हमने क्या किया, सप्लाई इसको दे रखी है, जब हम क्या करते हैं स्टार्ट बटन को पुश करते हैं, क्या करते हैं स्टार्ट बटन को पुश करते हैं, तो ये दोनों कॉन्टैक्ट क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है एनवीसी के अंदर क्या आती है हमारी सप्लाई आती है, किसके अंदर सप्लाई आती है, एनवीसी की सप्लाई, एनवीसी के अंदर क्या आती है सप्लाई आती है। एनवीसी में जब सप्लाई आएगी तो इसके अंदर क्या बनेगा भाई, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, क्या बनेगा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। वो चुंबकीय क्षेत्र इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, जिससे जो हमारा क्या बीच में लगा हुआ प्लंजर लगा हुआ ये क्या हो जाएगा, नीचे की ओर इसके साथ क्या हो जाएगा कनेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। बंद होने से क्या होगी, ये कनेक्ट है कॉन्टेक्टर, ये हमारे क्या भाई संयोजक बिंदु है, ये हमारे क्या है संयोजक बिंदु है। क्या हमारे पास ये हमने लिखा था भाई 4 बिंदु होते हैं हमारे पास संयोजक बिंदु, कितने होते हैं 4 संयोजक बिंदु होते हैं, 1 2 3 और 4। तो क्या करेगा ये एनवीसी इसको अपनी ओर खींचेगी, तो ये जो हमारे संयोजक बिंदु क्या ये आपस में अटैच हो जाएंगे, जिससे हमारी सप्लाई कहाँ चली जाएगी, इस मोटर का जो रोटर है उसके अंदर चली जाएगी, हमारा क्या है रोटर। तो इस प्रकार से हमारा क्या करता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर क्या करता है काम करता है, जो प्रारंभिक धारा को क्या नहीं करता है नियंत्रित नहीं करता है। और इसका प्रयोग 2 एचपी से लेकर 5 एचपी तक की मोटरों में किया जाता है। ये हमारे पास किसका भाई डीओएल का, इसको हम और क्या बोलते हैं भाई एमसी बोलते हैं, मैग्नेटिक कॉइल बोलते हैं, 9 वोल्ट कॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती है इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। जब हम क्या करते हैं ये हमारी स्टार्ट होगी, जब हम क्या करते हैं स्टॉप बटन को दबाते हैं, हमने लिखा भाई ये नॉर्मली क्या रहता है क्लोज रहता है, जब हम इसको दबाते हैं तो यहाँ से हमारा कनेक्शन क्या हो जाता है टूट जाता है। कनेक्शन टूटने के बाद एनवीसी के अंदर क्या नहीं रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र नहीं रहेगा, तो ये प्लंजर क्या हो जाता है ऊपर हो जाता है और मोटर क्या हो जाती है बंद हो जाती है। तो ये हमारे पास कौन सा है डीओएल स्टार्टर, कौन सा स्टार्टर ये DOL, ये DOL स्टार्टर है जो मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब अगला जो हम स्टार्टर पढ़ेंगे वो हमारे पास है भाई स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो अगला जो स्टार्टर हमारे पास है स्टार डेल्टा स्टार्टर है, और स्टार डेल्टा स्टार्टर हमारे पास 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है हमारे पास हस्तचालित और दूसरा होता है भाई ऑटोमेटिक। तो आगे हमारा कौन सा है स्टार डेल्टा स्टार्टर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर हम क्या लिखेंगे, इसका प्रयोग इसका प्रयोग इसका प्रयोग 10 एचपी तक की मोटरों में किया जाता है, इसका प्रयोग 10 एचपी तक की मोटरों में किया जाता है, मोटरों में किया जाता है। इसका प्रयोग 10 एचपी तक की मोटरों में किया जाता है। यह हस्तचालित वह स्वचालित होता है, स्वचालित होता है। क्या होता है हस्तचालित वह स्वचालित होता है। इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग स्टार में जुड़ी होती है, स्टार में जुड़ी होती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग किस में जुड़ी होती है, स्टार में जुड़ी होती है, तथा
रनिंग वाइंडिंग तथा रनिंग वाइंडिंग डेल्टा में जुड़ी होती है, डेल्टा में जुड़ी होती है, किसमें जुड़ी होती है, डेल्टा में जुड़ी होती है। स्टार में प्राप्त विभव, स्टार में प्राप्त विभव, स्टार में जो हमें वोल्टेज प्राप्त होती है वो क्या होती है, स्टार में प्राप्त विभव आपूर्ति विभव का, आपूर्ति विभव का, आपूर्ति विभव का 1/√3 प्राप्त होती है। क्या होती है, जो स्टार के अंदर हमें जो वोल्टेज प्राप्त होती है वो क्या होती है, आपूर्ति विभव का 1/√3 प्राप्त होती है। और लाइन वोल्टेज, और लाइन वोल्टेज हमारी क्या होती है, VL बराबर क्या होती है, √3 VPH होती है। और क्या होता है, आरंभ में कम विभव प्राप्त होता है, या जब मोटर स्टार्ट होती है तो आरंभ में कम विभव प्राप्त होता है, जिससे करंट भी कम होता है, जिससे धारा भी कम होती है, जिससे धारा भी कम होती है। क्या होती है, धारा भी कम होती है, जिसके कारण अच्छी प्रकार से कार्य करता है, जिसके कारण अच्छी प्रकार से कार्य करता है, जिसके कारण अच्छी प्रकार से कार्य करता है। इसके अंदर 9 टर्मिनल होते हैं, इसमें 9 टर्मिनल होते हैं। वो 9 टर्मिनल हमारे कौन कौन से होते हैं, 3 स्टार वाइंडिंग, 3 डेल्टा वाइंडिंग और 3 लाइन के, और 3 किसके होते हैं हमारे पास, लाइन के। इसके अंदर ये 9 टर्मिनल होते हैं, कितने होते हैं, 9 टर्मिनल होते हैं। तो हमारे पास क्या भाई, स्टार डेल्टा स्टार्टर है, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर हमने क्या लिखा भाई, तो इसका प्रयोग 10 HP तक की मोटरों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कहां तक किया जाता है, 10 HP तक की मोटरों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह S चालित व स्वयं चालित दोनों प्रकार का होता है, हम इसको हाथ से भी चला सकते हैं और ये ऑटोमेटिक भी स्टार्ट होता है। जो हमारे खेतों के अंदर समर्सिबल मोटर लगी होती है उसके ऊपर स्टार्टर का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। पहले वहां पे S चालित स्टार्टर का प्रयोग करते थे, लेकिन अब क्या, समर्सिबल मोटर के ऊपर हम क्या करते हैं, स्वयं चालित स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। इसका स्टार्टिंग वाइंडिंग स्टार के अंदर जुड़ी होती है तथा रनिंग वाइंडिंग किसमें जुड़ी होती है, डेल्टा में जुड़ी होती है। स्टार में जो हमारे पास विभव प्राप्त होता है वो कितना होता है भाई, आपूर्ति विभव का 1/√3 होता है। और लाइन वोल्टेज हमारी कितनी होती है, VL, तो हमारी होती है भाई √3 VPH, मतलब फेज वोल्टेज से 3 गुना अधिक होती है हमारी लाइन वोल्टेज। आरंभ में कम विभव प्राप्त होता है, जिससे धारा भी कम होती है और जिसके कारण अच्छी प्रकार से क्या करता है, ये कार्य करता है। इसके अंदर 9 टर्मिनल होते हैं, 3 स्टार वाइंडिंग के होते हैं, 3 डेल्टा वाइंडिंग के होते हैं और 3 हमारे पास आपूर्ति लाइन के होते हैं, जो हम इसको क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं। अब हम इसका बनाएंगे भी डायग्राम, क्या बनाएंगे, स्टार डेल्टा स्टार्टर का डायग्राम बनाएंगे, जो हमारे पास कौन सा होता है, चालित। हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का डायग्राम बना रहे हैं।
हमारे पास स्टार डेल्टा स्टार्टर का हम क्या कर रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं। हमारे किसका, ये स्टार डेल्टा स्टार्टर का हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा 40 स्टार डेल्टा स्टार्टर उसका हम क्या कर रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास है आपूर्ति लाइन। यहाँ पे हमारे पास होती है एनवीसी 9 वोल्ट कॉइल। हमारे पास क्या हुई, एनवीसी है 9 वोल्ट कॉइल।
यहाँ पे हमारा क्या लगा होता है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है ये। और यहाँ पे हमारा क्या लगा होता है, एमीटर लगा होता है। क्या लगा होता है, एमीटर। आगे इसके हम क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं। ये हमारे पास क्या लगी होती है, इसके अंदर एक OLC का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, OLC का प्रयोग किया जाता है। और एक इसके अंदर होता है हमारे पास स्टॉप बटन। ये हमारे पास OLC, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, OLC। और ये हमारे पास क्या है, NVC। ये हमारे पास क्या है, NVC है। वो हमारे पास स्टॉप बटन है। तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्मिनल होते हैं। ये हमारे पास है A1, ये हमारे पास है P2, ये हमारे पास B1 है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास C2 है, ये हमारे पास C1 है, और ये हमारे पास है A2। ये हमारे पास कौन सा टर्मिनल है, A2 टर्मिनल है। तो यहां से हम इस मोटर के कनेक्शन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये इस प्रकार से मोटर दिखाई हुई है। तो यहां से हमारा क्या है, A1 किससे जुड़ा होता है, A1 से। B2 हमारा किससे, B2 से। ये B1 है, तो ये हमारा मोटर का B1 है। ये हमारे पास क्या है, C2 है। और ये हमारे पास क्या है, C1। और ये हमारे पास कौन सा है, A2। अब क्या होता है, जो हमारा NVC कॉइल से आता है वो हमारा किसके अंदर जुड़ा होता है, तो वो जुड़ा होता है हमारा A2 में। किस में जुड़ा होता है, A2 के अंदर जुड़ा होता है हमारा। किसके अंदर जुड़ा होता है, A2 के अंदर। किसमें जुड़ा होता है, A2 के अंदर जुड़ा होता है। और जो हमारा दूसरा आता है, जो हमारा किससे आता है, स्टॉप बटन से आता है, वो हमारा किससे जुड़ा होता है, C2 से। किससे जुड़ा होता है, C2 से। किससे जुड़ा होता है, C2 से। अब इनके नाम लिख लेते हैं हम, क्या क्या नाम हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, शुरू में हमारे पास ये है आपूर्ति सप्लाई। यहाँ पे क्या है, आपूर्ति सप्लाई 3 फेज। कौन सी है, 3 फेज की। और ये हमारे पास कौन सा, अचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर है। कौन सा है, अचालित। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, एंडल है। ये हमारे पास क्या है, एंडल है। तो इसका थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम। तो ये हमारे पास किसका भाई, स्टार डेल्टा स्टार्टर का डायग्राम है, जो कि हमारा अष्टचालित है। इसके अंदर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, एक एमीटर लगा हुआ है, एक OLC लगी। OLC हमारी क्या होती है, ओवरलोड क्वाइल होती है। क्या होती है, ओवरलोड क्वाइल होती है, जो ओवरलोड की स्थिति में मोटर को क्या करती है, बचाती है। ये हमारे पास हैंडल होता है। जब इस हैंडल को हम क्या करते हैं, ऊपर की दिशा में करते हैं। क्या करते हैं, ऊपर की दिशा में करते हैं, तो हमारी मोटर जो किस में चलेगी, स्टार के अंदर चलेगी। किसके अंदर चलेगी, स्टार के अंदर चलेगी। इस हैंडल को हम क्या करते हैं, ऊपर की ओर करते हैं, तो हमारी मोटर क्या चलती है, स्टार के अंदर चलती है। जैसे ही मोटर को 5 से 10 सेकंड के अंदर क्या होती है, जैसे ही मोटर स्टार्ट हो जाती है 5 से 10 सेकंड के अंदर हम क्या करते हैं, इस हैंडल को नीचा कर देते हैं, जिससे हमारी मोटर क्या चलेगी, डेल्टा वाइंडिंग के अंदर रनिंग करेगी। तो मोटर पूछा था, अभी मोटर स्टार्ट किस में होती है, तो स्टार कनेक्शन के अंदर मोटर स्टार्ट होती है और रनिंग करती है डेल्टा के अंदर। किस में करती है, रनिंग जो करती है वो डेल्टा के अंदर करती है। इसमें हमने लिखा था भाई 9 पॉइंट होते हैं। तो 9 टर्मिनल कौन से होते हैं, 6 तो हमारे मोटर के होते हैं,
3 स्टार वाइंडिंग के और 3 ही डेल्टा वाइंडिंग के, और 3 हमारे पास जो पॉइंट होते हैं किसके होते हैं, आपूर्ति सप्लाई के होते हैं। ये हमारा जो कनेक्शन होता है ये होता है डेल्टा के अंदर, स्टार के अंदर ऊपर वाला, और ये नीचे वाला किसके अंदर होता है, हमारा डेल्टा के अंदर होता है। पहले हमारे पास सबसे पहले स्टार्टर का प्रयोग किया था, इसके बाद हमारे पास जो डब्बे वाला स्टार्टर था तो उस पे भी 3 बटन होते थे हमारे पास, तो उस पे 3 बटन होते थे ऐसे, स्टॉप, स्टार्ट, रन, स्टॉप। तो जब हम मोटर को क्या करते थे, बटन दबाते थे, इस हैंडल वाले के बाद में हमारे पास ये डब्बे वाला था बटन वाला, तो उस पे पहले पे लिखा होता था स्टार्ट, हम उस बटन को दबाते थे स्टार्ट। जैसे ही मोटर स्टार्ट हो जाती थी 5 से 10 सेकंड के बाद हम फिर क्या करते थे, आर वाला बटन दबाते थे, रनिंग वाला। कौन सा बटन दबाते थे, रनिंग वाला। तो मोटर स्टार से किस में कन्वर्ट हो जाती थी, डेल्टा के अंदर। और तीसरा हमारा बटन होता था स्टॉप बटन। तो इसके अंदर भी हमने ये हमारा क्या, अभी ये हमारे पास स्टॉप बटन है। कौन सा है, स्टॉप बटन। एनवीसी क्या होती है, हमारी 9 वोल्ट कॉइल होती है। तो ये हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर का क्या भाई डायग्राम है। तो ये थी हमारी भी 3 फेज मोटर की क्लास नंबर 3, और हमने क्या कर लिया अभी 3 फेज मोटर को कंप्लीट कर दिया है 3 क्लासों के अंदर। इसके बाद हमारी इसकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास आएगी। तो थ्योरी की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके बाद हम इसके क्या करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है उसकी क्लास हम लेके आएंगे। तो ये था हमारा भी स्टार डेल्टा स्टार्टर, जो मोटर को 10 एचपी तक की मोटरों को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे ऊपर मोटरों को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।